हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार, नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल देखे होंगे कि इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट, एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप अगर देखें, ट्रेड हैंडलिंग के मामले में आप अगर देखें तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको पूरे इजराइल में नहीं मिलेगा। और ये पोर्ट बहुत ही जल्द ऑपरेट करेगी एक इंडियन कंपनी अडानी ग्रुप। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया की अडानी पोर्ट्स और इजराइल की एक कंपनी है गैडो, गैलगडो नहीं है ये, गैडो ग्रुप एक अलग से एक कंपनी है इजराइल में। ये दोनों मिलकर अब हाइफा पोर्ट को बाय करने वाले हैं, ये कहा है इजराइल के वित्त मंत्रालय ने। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है, ये कोई अब रिपोर्ट नहीं है। अडानी पोर्ट मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में ये पोर्ट एक्वायर कर लेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट ये कैसे हो गया, हाइफा पोर्ट तो एक सरकारी पोर्ट था इजराइल में, ये पोर्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी के पास क्यों जा रहा है? देखिए रीजन ये है कि दुनिया भर के देश आज के समय कर रहे हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, इजराइल की सरकार को भी फंड चाहिए। ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके पास सरकारी एसेट हैं, रेलवे, पोर्ट और जगह, इसको प्राइवेटाइज किया जाए, सरकार के पास और पैसा आए और सरकार उसको और जगह निवेश करे। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जब पोर्ट ऑफ हाइफा की प्राइवेटाइजेशन की बात आई तब इजराइल ने चाइना को नहीं चुना, इन लोगों ने यहाँ पर चुना है एक इंडियन कंपनी को। और मेरे हिसाब से इसके पीछे यूएसए का बहुत ही बड़ा रोल है। और अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि पोर्ट ऑफ हाइफा कितने का बिकेगा तो इजराइल की सरकार को इस पूरी ट्रांजैक्शन में मिलेंगे $1.18 बिलियन, जो ठीक ठाक अमाउंट है। इस पोर्ट को अभी ये दोनों कंपनीज अपग्रेड भी करेगी तो जो टोटल प्रोजेक्ट होगा ये आराम से $2-3 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये अनाउंसमेंट आई है I2U2 समिट के दौरान। आज के समय आपको पता होगा कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन गए हैं इजराइल में और इजराइल की कैपिटल जेरूसलम। अब इनके हिसाब से इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। मैं एक इंडियन हूं, इंडियन गवर्नमेंट मानती है कि इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव। तो जो बाइडेन के हिसाब से जो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यहां पर बैठ के इन्होंने पीएम मोदी और यूएई के लीडर से बात करी। और जब यह बातचीत चल रही थी उसी दौरान इजराइल के वित्त मंत्रालय ने कह दिया कि जी हाइफा पोर्ट तो जाएगा इंडियन कंपनी के पास। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइफा पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि I2U2 कंट्रीज ने हाल ही में अपनी मीटिंग के दौरान ये भी अनाउंस किया है कि ये लोग बनाएंगे फूड पार्क एक देश में, ताकि ग्लोबली फूड की जो शॉर्टेज है इससे प्रॉपरली निपटा जा सके। तो यहाँ पे आपको बताना है कि I2U2 कंट्रीज मतलब कि इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएसए, ये किस कंट्री में बनाएंगे ये फूड पार्क। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, जापान, इंडिया या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ इजराइल में बताया जाता है कि 3 इनके मेन पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। एक है पोर्ट ऑफ एशडोड, फिर है पोर्ट ऑफ एलियात और उसके बाद पोर्ट ऑफ हाइफा। पोर्ट ऑफ हाइफा बताया जाता है कि ओवरऑल साइज के हिसाब से इट इज जस्ट द बिगेस्ट पोर्ट इन इजराइल। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट पोर्ट ऑफ हाइफा सुना है इसके बारे में, पिछले 2-3 साल में न्यूज में नहीं था। सुनने में यह आया था कि चाइना ने पोर्ट एक्वायर कर लिया है इजराइल में, यूएस काफी नाराज था इसको लेकर। वो सब कहानी क्या है? देखो, एक तो है पोर्ट ऑफ हाइफा, इसको हम आसानी से समझने के लिए कहेंगे दी ओल्ड एंड ओरिजिनल पोर्ट ऑफ हाइफा। ये तो ओरिजिनल पोर्ट हो गया। उसके अलावा देखो, चाइना की एक कंपनी है जिसने रिसेंटली इजराइल के साथ एक डील करी थी न्यू हाइफा पोर्ट बनाने की। ये पुराने हाइफा पोर्ट के करीब है, ये एक नया बंदरगाह है। चाइना ने यहाँ पर ये जमीन परचेज कर ली इजराइल से और ये कहा कि अब ये पोर्ट हम ऑपरेट करेंगे। अब ये सब जान के बिल्कुल आप शॉक्ड होंगे कि इजराइल में एक प्रॉपर पोर्ट है जो चाइनीज कंपनी चलाती है। जी हाँ, ये हो गया था। और यूएसए ने ऑब्वियसली ये सब जब हुआ तो यूएस ने काफ़ी इस पर रोना डाला। यूएस ने कहा कि ये क्यों किया है, ये $290 मिलियन को जो कि खास अमाउंट भी नहीं है, इतने से अमाउंट के लिए इजराइल ने जो एक नया हाइफा पोर्ट है ये पकड़ा दिया चाइना को। तो यूएसए ने काफ़ी इस पर मैं कहूँगा कंप्लेन किया था इजराइल को। ये कहा कि आप लोगों को समझना होगा कि चाइना एक थ्रेट है हमारे लिए। बाकी ये सारी जो डील है ये हुई थी 2019 में। उस वक्त कोरोना वायरस नहीं फैला था, पैंडेमिक इतना उस वक्त फैला नहीं था, तो चाइना ने चुपचाप ये डील कर दी इजराइल के साथ। मगर इसके बाद क्वेश्चन ये था कि जो छोटा हाइफा पोर्ट है ये तो बिक गया चाइना को, ठीक है, जो बड़ा हाइफा पोर्ट है वो चाइना के हाथ में नहीं आना चाहिए। इवन दो चाइना की पूरी उम्मीद थी कि बड़े हाइफा पोर्ट को ये बाय कर लेंगे फ्रॉम इजराइल, यूएसए ने इंश्योर किया कि ये बंदरगाह चाइना के पास ना जाए। और अब मेरे हिसाब से यहाँ पर एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ये हुई होगी
कि दुनिया में देखो अब इजराइल के पास ऑप्शंस क्या है। यूरोप की कोई कंपनी तो यहाँ पे आने नहीं वाली, उसके अलावा रशिया काफी हद तक अब इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उन पर सैंक्शन भी लगे हुए हैं। चाइना को ये पोर्ट देना नहीं है, जापान का यहाँ पर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया ही एक मेजर कंट्री बचता है जो यहाँ पर निवेश कर सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर अडानी ग्रुप को कहा कि क्या परचेज करना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, और अब इनको क्लियरेंसेस मिल गई है। अडानी पोर्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अडानी पोर्ट ये चाहता है कि 2030 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी बने। मुझे पता नहीं कि ये रियलिटी में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मगर 2030 तक इनका ये ड्रीम है। तो आप अगर सोच कर देखें तो इजराइल का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है ये बहुत ही जल्द एक इंडियन कंपनी ओन करेगी। ये एक बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है इंडिया के लिए, और इसका फ़ायदा हमारे देश को ऐसे होगा कि इन द फ्यूचर इंडिया, इजराइल और यूएई, ये जो 3 देश आप देख रहे हो, देखो ये इजराइल हो गया, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया यहाँ पर, और ये तो ऑफकोर्स हमारा प्यारा भारत। तो ये जो 3 देश हैं आपस में इतना ट्रेड करेंगे कि टोटल ट्रेड वॉल्यूम तीनों कंट्रीज की 2030 तक होगी $110 बिलियन। अब आप कोइंसिडेंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अडानी ग्रुप का टारगेट है 2030 का, इंडिया इजराइल यूएई का भी टारगेट है 2030 का। तो एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू द राइट प्लेस, सब कुछ अपने हिसाब से सही हो रहा है। अब आप ये कह सकते हैं प्रॉपर एक लिंक बन चुका है इजराइल यूएई इंडिया के बीच में, और ये देखो इंडिया को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है। कल को मान लो हमको यूरोप से कुछ चीजें एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो चाबार पोर्ट के अलावा जो ये यूएई वाला जो रूट है, यूएई इजराइल वाला रूट, ये भी हम यूज कर सकते हैं यूरोप तक पहुंचने के लिए। और इस सब के अलावा आप अगर देखें तो हाइफा का पोर्ट एक इंडियन कंपनी के पास जा रहा है। ये एक हिस्टोरिकली मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है। आपको समझना होगा यहाँ पे हाइफा सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऑटोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा, अपनी पीक पे ऑटोमन एम्पायर ऐसे था, जो यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, तो ये था ऑटोमन एम्पायर। और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन समेत कई और देशों ने टारगेट किया ऑटोमन एम्पायर को, और ये डिसाइड किया कि इसको तोड़ तोड़ के ना, जो आज के समय मॉडर्न डे टर्की है वहीं तक सीमित कर देंगे। अब ऑटोमन एम्पायर फैला तो बहुत ज़्यादा था, अफ्रीका में है, उसके अलावा गल्फ रीजन में, एशिया में, ऊपर यूरोप में। तो ब्रिटिश एम्पायर ने डिसाइड किया कि पहली चोट हम मारेंगे हाइफा में। हाइफा जैसे मैंने आपको दिखाया एक पोर्ट सिटी है, बिल्कुल कोस्टल एरिया है, और हाइफा में ब्रिटिश एम्पायर ने भेजे थे इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स ने ऑटोमन की आर्मी को हराकर यहाँ पर हाइफा कब्जा लिया और हाइफा की लिबरेशन करवाई। आज भी आप देखो तो इजराइल के लोग खुशियां मनाते हैं, इंडियन सोल्जर्स को सेलिब्रेट करते हैं अपने कंट्री में, क्योंकि जैसे ही ऑटोमन एम्पायर टूटना स्टार्ट हुआ वहीं पर नींव रखी गई थी इजराइल की। अगर ऑटोमन एम्पायर कभी टूटता ना, ये जितना साइज में था उस समय, आज भी उतना साइज में होता, तो इजराइल का कोई वजूद नहीं होता। और इस टॉपिक पर मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बना रखी है, जिसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वैसे आप अगर सर्च करोगे वर्ल्ड अफेयर्स बैटल ऑफ हाइफा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी आराम से यूट्यूब पर। उसमें मैंने इन डिटेल समझा रखा है कि किस तरीके से इंडिया का एक क्रिटिकल रोल है इजराइल के जन्म में। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें, बहुत ही ज्यादा सुंदर डेवलपमेंट है ये। आई एम रियली हैप्पी कि एक इंडियन कंपनी को मिलेगा हाइफा। क्या बात है जी, इसराइल का सबसे बड़ा पोर्ट अब इंडियन कंपनी अडानी और इजरायली कंपनी गडोट मिलकर चलाएंगे। 70% शेयर होंगे अडानी ग्रुप के। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज है, जिसका आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा असर निकल के सामने आएगा। और ये फैसला एक ऐसे मौके पर किया गया जब IU2U यानी इसराइल, इंडिया और UAE और USA की पहली समिट हो रही थी, क्योंकि I2U2 कुछ ऐसा पहले ही एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया था, जिसमें 2 मुल्क हैं मिडल ईस्ट के और 2 बड़े मुल्क हैं इंडिया और USA। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके मामला बहुत आगे तक है। $18 बिलियन ना तो इसराइल के लिए कोई बड़ी रकम है और ना ही अडानी ग्रुप के लिए बड़ी रकम है, लेकिन ये पोर्ट और इस पर इंडियन कंपनी का आ जाना और यहाँ पर इंडिया का असर रसूख बढ़ना, ये एक बड़ी तस्वीर खुल के सामने आएगी, जिस पर आप बात करते हैं। अडानी ग्रुप में 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट कारपोरेशन या पोर्ट कंपनी बनाना चाहता है खुद को। इसी तरह चाइना भी दुनिया में तेजी के साथ दुनिया की मुख्तलिफ बंदरगाहों के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों फ्री कैन को इस बात का यकीन हो चुका है कि आने वाले वक्त में दुनिया को वही हैंडल करेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा और अहम बंदरगाहें होंगी। 2030 तक यानी आने वाले 8 सालों में अडानी ग्रुप ने भी अपना एक टारगेट सेट कर रखा है। इसी तरह इंडिया, UAE और इसराइल ने भी अपना टारगेट सेट कर रखा है
अडानी ग्रुप का टारगेट है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट मैनेजमेंट ग्रुप तश्कील देंगे, जबकि दूसरी तरफ इंडिया, यूएई और इसराइल $110 बिलियन तक अपनी तिजारत ले जाएंगे 2030 तक। हाइफा एक बहुत अहम बंदरगाह है और मुझे तो वैसे फर्स्ट टाइम वीडियो पता चला कि भारतीयों ने, इंडियन आर्मी ने इसराइल के क़याम में बुनियादी किरदार अदा किया था। इंडिया पिछले कुछ वक्त से जियो पॉलिटिकल का बहुत अहम खिलाड़ी बन के सामने आ रहा है और अब एक ऐसा वक्त जब मिडल ईस्ट में दुनिया के दो बड़े ममालिक के प्रेसिडेंट यानी जो बाइडन और पुतिन अपना दौरा कर रहे हैं सिर्फ 4 से 5 दिन के वक्फे के साथ। जो बाइडन अपने इत्तेहादी सऊदी अरब और इसराइल के दौरे पर हैं और इसी तरह आने वाले 3 से 4 दिनों में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ईरान पहुंच रहे हैं। दरअसल ये फिर से एक प्रॉक्सी वार है दो बड़े मालिक के दरमियान, रूस और अमेरिका के दरमियान। अमेरिका को अब इस बात का यकीन हो चुका है कि मिडिल ईस्ट के दो छोटे मालिक इसराइल और सऊदी अरब को साथ लगाकर वो किसी तौर भी ईरान की बढ़ती हुई मुदाखलत और बढ़ता हुआ असर रसूख नहीं रोक सकते। इसलिए अब अमेरिकी इंतजामिया चाहती है कि मिडिल ईस्ट के इस इलाके में जो आलमी प्रॉक्सी का मरकज़ बना हुआ है, इंडिया भी अपना असर और रसूख बढ़ाए। और दूसरी तरफ ईरान को भी कुछ ऐसे ही खदशात है। ईरान को इस बात का यकीन है कि जो बाइडन इंतजामिया, बराक ओबामा इंतजामिया की तरफ पर जो की गई डील थी JCPOA यानी ज्वाइंट कैम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वैसी कोई डील करने का इरादा नहीं रखती। इसलिए ईरान को भी अब इस बात का यकीन हो चुका है कि उसे आने वाले वक्तों में अपना इन्हिसार अमेरिका और यूरोप से कम करके बिल आखिर रूस और चाइना के ऊपर रखना है। यही वजह है कि पिछले 2 से 3 सालों में ईरान ने चाइना और रूस के साथ बहुत बड़े बड़े मुआहदे कर दिए हैं और चाइना ईरान की जो डील हुई है $400 बिलियन की अगले 20 से 25 सालों के लिए, वो दुनिया की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इसके साथ साथ फरवरी में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने रूस का दौरा किया था और आने वाले 15-20 सालों के लिए अपने तल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अहद किया था। इसी वजह से अमेरिका ने इसराइल पे अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इस बात पर इसराइल को कायल किया कि वो चाइना की बजाय इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंपनीज को अपनी बंदरगाहों तक रसाई दे, ताकि इस खित्ते में इंडिया का जो ताकत है उसमें इजाफा किया जा सके और ईरान, रूस और चाइना के इत्तेहाद को ब्रेक लगाई जा सके। क्योंकि मिडल ईस्ट के दौरे पर जब जो बाइडन से यह सवाल किया गया कि वो ईरान को रोकने के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करने से रोकने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं, क्या वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो जो बाइडन का कहना था कि अगर किसी भी मामले तक बात ना पहुंची तो फिर ताकत का इस्तेमाल आखिरी हरबा होगा ईरान के खिलाफ उसे न्यूक्लियर डील से बाज रखने के लिए। लेकिन इसी जो बाइडन ने वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि वो रूस को रोकने के लिए भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो ताकत उन्होंने इस्तेमाल की वो आज सबके सामने है। इसलिए यूक्रेन के मामले के ऊपर जो बाइडन इंतजामिया को जिस तरह मुंह की खानी पड़ी है, वो ईरान के बारे में ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहे और खित्ते के एक बड़े मुल्क इंडिया को इस इलाके में मुलव्वस करके खित्ते में ताकत का तवाजुन बराबर करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जो बाइडन इंतजामिया की ये साजिश या ये चाल कामयाब हो पाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ हमें इंडिया बहुत ज़्यादा मुहताज दिखाई दे रहा है और इंडिया किसी तौर भी अब अमेरिका की बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि इंडिया के इस रूस के साथ बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं और हमने देखा है कि इंडिया ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने ताल्लुकात को जारी रखा हुआ है। रूस के ऊपर इंडिया के वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद जो बाइडन इंतजामिया इस वक्त इंडिया से हाथ नहीं धोना चाहती और जो बाइडन इंतजामिया मशरक़ वुस्ता से अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें भारत जैसा इत्तेहादी इस इलाके में चाहिए था और एक पोर्ट की सूरत में, एक प्रोजेक्ट की सूरत में उन्हें वो इत्तेहादी मुयस्सर आ गया। अब एक और खबर भी आ रही है कि अमेरिका ने अपनी अमन फौजें तेहरान और सनाफीर के इलाकों से वापस बुला रही हैं और ये वो इलाका है जिसके ऊपर अरब, इसराइल और मिस्र के दरमियान तनाज़ा बहुत ज़्यादा पुराना और शदीद है, लेकिन अमेरिका वहाँ से अपनी अमन फौजें वापस बुला रहे हैं। वैसे अगर आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा कि क्या अमेरिका की कोई अमन फौज भी है या अमेरिका के किसी फौजी कार्रवाई की वजह से दुनिया के किसी मुल्क में अमन आया है। खैर, हम जियोपॉलिटिकल के इस बड़े खिलाड़ी भारत पर बात कर रहे हैं तो सच में भारत एक दुनिया भर के लिए एक अहम जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन के सामने आ रहा है। ये सब मामला इतनी तेजी से हो रहे हैं कि किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि आखिर मिडल ईस्ट में क्या खिचड़ी पक रही है। क्योंकि भारतीय निजात अमेरिकी कांग्रेसमैन
रो खन्ना ने एक करारदाद पेश की जिसे अमेरिकी कांग्रेस में फौरन मंजूर कर लिया गया। उस करारदाद के तहत भारत को अमेरिकी पाबंदियों से बचाते हुए रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए मुकम्मल तौर पर रियायत दे दी गई है। अमेरिका इंडिया ताल्लुकात में अब दो चीजें खुल के सामने आ रही हैं। एक तरफ तो मिडल ईस्ट में अमेरिका अरब ईरान जंग में भारत को अपना मजबूत इत्तेहादी देखना चाहता है, दूसरी तरफ वो चाइना के खिलाफ भी भारत को बिल्कुल मजबूत देखना चाहता है। इसी वजह से मिसाइल सिस्टम की खरीदारी में इंडिया ने किसी किस्म की रुकावट अमेरिका ने किसी किस्म की रुकावट ना डालने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब भारत के लिए इतनी ज़्यादा आसानियों और मौके के बाद अब ये भारत पर डिपेंड करता है कि वो अमेरिका के इस मामले को किस तरह लेके चलता है, क्योंकि भारत समेत दुनिया भर को इस बात का यकीन हो चुका है कि रूस और चीन आने वाले वक्तों में दुनिया को हैंडल करने जा रहे हैं और ईस्ट विल बी लीड द वर्ल्ड का फार्मूला आने वाले चंद सालों या दहाइयों में हम सब देखेंगे। तो इस वक्त भारत बहुत ही मुहतात होकर आगे चले, कहीं ऐसा ना हो कि मिडल जब ये ईस्ट का ये इलाका दुनिया को लीड करने आए उस वक्त रूस, चाइना, ईरान और पाकिस्तान जैसे ममालिक का इत्तेहाद भारत को बिल्कुल तनहा कर दे। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भारत आलमी बसात के ऊपर हर चाल बहुत कामयाबी के साथ चलता हुआ जियोपॉलिटिकल में अपनी अहमियत हर रोज़ बढ़ाए चले जा रहे हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।